इसको थोड़ा सा पहले तो एकदम समझा रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। एससी वर्मा में या बहुत जगह ना अलग अलग 3 चैप्टर्स ही हैं। मैं एक मिनट समझाना चाह रहा हूँ कि वाई स्पेसिफिकली हम टीचिंग इन दिस वे। तो 3 चैप्टर क्या हैं जो हमें पढ़ने हैं। वन ऑफ द चैप्टर इज नॉट इन द क्या बोलते हैं एडवांस। 2 चैप्टर जो प्राइमरली हैं वो एडवांस में हैं। तो जो एससी वर्मा के हिसाब से थोड़ा समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले एक अच्छा कहानी सुना देता हूँ। पहले मैग्नेटिज्म की ओरिजिनल वाली कहानी क्या है वो कहानी सुन लेंगे थोड़ा सा जस्ट। ओके अच्छा, तो ऑर्डर क्या बता रहा हूँ। एससी वर्मा में 3 चैप्टर अलग अलग क्या दिए गए हैं। एक दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ करंट और एक है मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ओरिजिनल डिस्कवरी कहानी ये बता रहा हूँ। तो एक कोई जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट दिया है, परमानेंट मैग्नेट। अच्छा इसमें तो बहुत सारे दे दिए मतलब, बट अच्छा उसको वो मैं 4 को 3 में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हुआ क्या, हमारा ये न्यूटन्स लॉ हो चुका था, ये सब कहानी ये सब हमें सुन लो ना, अलग अलग उधर बैठ जा तू। नहीं उधर ही बैठना। तो कुछ एलिमेंट एक जगह ऐसे यूरोप के कोई गांव में कुछ एक ऐसे एलिमेंट पाए गए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यार मेजॉरिटी एलिमेंट्स ना, जब हम अगर 2 पत्थर है मेरे पास तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हुए नहीं दिखते हैं। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर करा कि कुछ एक सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट थे, जब हम उनको कभी कभी पास ला रहे थे तो वो रिपेल करने की कोशिश कर रहे थे और कभी कभी वो एक सडनली अट्रैक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो फिर जब थोड़ा सा डिस्कवरी हुई तो ये समझ में आया कि आयन के अगर कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, Fe2O3 या Fe3O4 टाइप की चीज़ें अगर उसमें पाई गई तो उनको समझ में आया ये एक डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, विच वॉज नॉट रिलेटेड टू जो उनकी पुरानी वाली चीज़ें थी, मतलब एक सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। उस चक्कर में उनको एक नया नाम दिया गया, डिस्कवर हुआ था मैग्नीशिया गांव का नाम था जहाँ पे डिस्कवर हुआ, इसलिए हमने उनको बोला मैग्नेट। तो पहली चीज़ है कि जो हमारे पास नाम आया है मैग्नेट वो वहाँ से आया है उसके कहानी से। बट कहानी क्या थी कि सेम ऑब्जेक्ट, अच्छा सबने वो टाइम पास करा होगा वो ब्लैक वाली मैग्नेट को कि हो रहा है और कभी हो रहा है। ठीक है, तो वो वाली कहानी से हमें कुछ ये पता चला, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसको नाम दिया गया, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। ठीक है, तो जो एक स्टैंडर्ड मैग्नेट हुई तो नाम आया वहाँ से। तो ये बिल्कुल एक नई प्रॉपर्टी थी उस एलिमेंट को जिसमें ये टाइप की चीज़ें पाई जा रही थी, जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहे थे कि कभी अट्रैक्शन और कभी रिपल्शन वाली चीज़ थी, उसको हमने बोला बार मैग्नेट। तो पहली जो चीज़ है समझना ध्यान से कि क्या है बार मैग्नेट। ठीक है, तो हमें एक स्टैंडर्ड बार मैग्नेट और बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मैग्नेट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसका एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले क्योंकि स्टार्टिंग स्टोरी वहाँ से आई थी इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर हैं। एक है स्टडी ऑफ बार मैग्नेट, दूसरा है कि करंट कैरिंग वायर जो होता है, कि जब हमारे पास कहीं करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा देखा गया है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास ऐसी ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो बार मैग्नेट के आसपास पाई गई। तो इसलिए हमने उसको एक, जैसे हमने स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फील्ड थी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। ठीक है, आइडियली इसकी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलना चाहिए था और इसको एक नया करंट फील्ड बोलना चाहिए, बट इसको एक नया नाम नहीं दिया गया। द रीज़न इज कि जो बार मैग्नेट पहले डिस्कवर हो गई थी उसके आसपास कुछ जो प्रॉपर्टीज थी कि वो अपने आप को एक फ्रीली अलाइन करती है, जैसे कंपास काम करता था। ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट। बट जब ये डिस्कवर हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर था तो उसके आसपास फिर से वो कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इंटरेक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही इंटरेक्ट करेगी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड से ही करनी चाहिए थी। तो वो तो कर ही रही थी, 2 मैग्नेट को पास रख रहे थे तो रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा था। बट करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप ऑफ फील्ड जो बार मैग्नेट प्रोड्यूस कर रही थी और उसका नाम दे दिया गया था, इसलिए उसको एक कोई नई फील्ड नहीं बोला गया, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड ही बोला। तो जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो हम आज ही स्टार्ट करेंगे, कि करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, जो उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर तीसरी चीज जो तीसरा चैप्टर है, विच इज कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक वायर या करंट कैरिंग एलिमेंट रखते हैं तो उस पर फोर्स लगने लगता है, तो हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका एक पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ और एक पार्ट बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम बार मैग्नेट कर रहे हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट थिंग इज, चैप्टर है मैग्नेटिज्म। सबसे पहले बार मैग्नेट की कुछ, अच्छा बार मैग्नेट क्या है? एक स्टैंडर्ड मैग्नेट है जो ब्लैक कलर की तुमने मैग्नेट देखी होगी,
जिसमें एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल होता है, इसका मतलब क्या है, उसको हम क्या क्या डिफाइन करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, जो उसकी एंड टू एंड लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। जो जैसे हमने इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज पास पास रखे थे, कुछ सिमिलर टाइप से रिजल्ट आते हैं, इसलिए हम उसको सारे रिजल्ट का डेरिवेशन भी नहीं करेंगे क्योंकि वो सिमिलर वे में बिहेव करता है। बट पहले प्रॉपर्टीज, तो जो इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, इस मतलब एग्जैक्टली बीच में बना दो चाहे तो वो जो इसका इफेक्टिव साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक लेंथ, और ये होती है 7/8 टाइम्स। ये बस नंबर याद रखना है। तो ये बस केवल इतनी चीज याद रखना है। इस पर कोई एक आध प्रॉब्लम पूछ लिया तो पूछ लिया कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 7 थोड़ा सा पार्ट अंदर होता है उसका, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7/8 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। जैसे डाइपोल में हम पॉइंट चार्जेस पढ़ते थे, हम उसका यूज केस बताता हूँ कि क्या है। जैसे हम यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू पढ़ते थे, है ना, इस लेंथ को हम L बोलते थे या 2L बोलते थे, जो भी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो इफेक्टिव, जहाँ पे साउथ पोल कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं नॉर्थ पोल, वो ज्योमेट्रिक लेंथ से कुछ अंदर होता है, विच इज 7/8 टाइम्स। ठीक है, तो ये बस नंबर याद रखना जस्ट इन केस अगर पूछा गया। मतलब ये जो चैप्टर है, मतलब हाँ, मैग्नेटिज्म, हाँ। इसका नाम क्या है जो हम पढ़ नहीं, तो ये मैग्नेटिज्म है जिसमें बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसका केवल एक बार मैग्नेट पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, बट ये चैप्टर का नाम इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बाद लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। अरे नई कॉपी निकल आई तेरी? हाँ, पूरी इलेक्ट्रो में खत्म। तो वो खत्म हो गई थी पूरी? हाँ, अभी खत्म। एक भी पेज नहीं बचा? 2 पेज बचे। तो पेड़ कौन बचाएगा फिर? हाँ, तो उसमें मैं रफ वर्क करूँगा। लिख यार। आई एम आंसर रेडी। ठीक है ना, देख, वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, सारे पेड़ यही बचा रहा है 11 से। हाँ, तो ये एक कॉपी यूज हुई बेचारे की। ठीक है, इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, सो राइट डाउन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। जैसे कंपास काम करता था वो यही वाली पूरा। सो राइट डाउन द फर्स्ट वन इज व्हेन लेफ्ट अलोन सस्पेंडेड, व्हेन लेफ्ट अलोन सस्पेंडेड, when left alone suspended, it always aligns in north south direction, always align in north south direction of earth। Geographic not so। हाँ, अभी आऊँगा उस पर आएंगे, इसीलिए अभी हम वो सब सेम ही मान रहे हैं। अलाइन, अलाइन लॉ ऑफ अर्थ, अर्थ या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हाटएवर। अच्छा सुनो, तो ये अच्छा, तो अभी इसने बोल ही दिया तो अब सुन लो। अच्छा एक मिनट अब, क्योंकि हाँ, तो अच्छा वो सब पता है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो वो रियलिटी में वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो जब कंपास को, जब हम जो पुराने ज़माने में जो शिप यूज़ करते थे और वो सब होता था, तो वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली वो एंगल है 11.5 डिग्री। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है या जो जियोग्राफिक पोल है, उन दोनों के बीच में कुछ एक छोटा सा 11 डिग्री का अंतर होता है, और वो भी ना बहुत स्लोली चेंज होता है ना। ऐसा कुछ है 10-20 हज़ार साल में वो पूरा 180 डिग्री घूम जाता है, कुछ है। तो अभी उस पर नहीं जा रहा है। अगेन हम सेइंग कि अभी वो उतनी डिटेल पे जाना नहीं है। पहले अर्थ मैग्नेटिज्म थोड़ा बड़ा पार्ट था, अभी वो भी चीज़ें बहुत कम कर दी गई हैं। वो मैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है वो। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज, सॉरी सेकेंड पॉइंट इज, अच्छा तो ये अर्थ वाली कहानी समझ में आ रही है। तो बोला क्या गया है कि अगर यहाँ पे मैंने एक रस्सी ली और बिल्कुल एक जो कंपास वाली नीडल है, ठीक है, अगर तुमने यहाँ से जेन्युइनली एक वायर लटकाया, तो उसका बस लॉजिक ये है कि यहाँ पे अर्थ की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो तुमने अगर हवा में कहीं पे भी ऐसे ऐसे करके लटकाओगे तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर जगह जाके रुकेगी।
ठीक है। बट कंपास के साथ क्या होता है कि कंपास को हम अलाउ करते हैं कि भाई यू आर ओनली अलाउड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, नॉट ऐसे रैंडमली कहीं पर। तो वो उसका एक कंपोनेंट होता है विच इज कॉल्ड एज अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो कंपास अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो वो हर बार तुम कहीं पे भी रोटेट करोगे वो इधर ही होगा, क्योंकि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है इस वजह से। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा पार्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, बट इट ऑलवेज अलाइन जहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट इज कि जब भी हम इसको तोड़ते हैं ना तो वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते। सो राइट डाउन द पॉइंट इज द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कि मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। हम कैलकुलेशन के लिए हम चीज़ें करते हैं बट रियलिटी में मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मतलब कि अगर तुम मैग्नेट को काटना स्टार्ट करोगे, ये सब कहाँ पढ़ा है पहले? अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ा है। पूरा सेक्शन था 3-4 ओके, 4 चैप्टर। फिर ठीक है, चलो। तो मतलब सो आइडिया क्या है कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अगर तुमने मैग्नेट को बीच में काटना स्टार्ट करा है ना, तो वो सेपरेटली फिर से, अच्छा ओके ठीक है, चलो फेयर इनफ। ऐसा कुछ होता चला जाएगा कि तुम कितनी बार भी काटोगे, है ना, इट विल कीप ऑन, ये सब कहानी स्टार्ट हो जाएगी। सो मोनोपोल सेपरेटली नहीं होते, बट हम एक का नॉर्थ और दूसरे के साउथ को हम इंटरेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो राइट डाउन, मेक द डायग्राम, एक वन ऑफ द लाइन बना लो। है ना, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, हाँ मैग्नेटिक की तरह, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल तो अभी भी मेंटेन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। है ना, एक बस पॉइंट लिखने में समझ में आ जाएगा। सो थर्ड पॉइंट इज, पॉइंट 2 इज द रीजन, यही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज पॉइंट 2 इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। पॉइंट 2 इज द रीजन लिखना है। अबे थर्ड पॉइंट इज कि पॉइंट 2 इज द रीजन, थर्ड पॉइंट इज पॉइंट 2 इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। पॉइंट 2 इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सारे रिजल्ट जो हमने डाइपोल में पढ़े हैं उसको मैं एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो अब समझना पॉइंट 2 इज द रीजन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ये साउथ पोल, अच्छा एक चीज़ और, जो ये अगर नहीं बोला गया है, ये 7/8 रियलिटी में जब हम ये लेंथ लेना चाहते हैं तो हमें आइडियली 7/8 टाइम्स लेना चाहिए, बट अगर नहीं गिवन है तो हम जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है उसको ही हम लेंथ ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं है। ओके, सो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्या, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? -q प्लस q, हम बोलते थे इसको, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था जिसको हम p से डिनोट करते थे और जिसकी वैल्यू होती थी q इंटू उसके बीच का सेपरेशन। तो हम वहाँ पर वो डेरिवेशन के टाइम, क्योंकि वो सेंटर से डिस्टेंस लेनी होती थी तो इसलिए हम 2l लेते थे, सो दैट सेंटर से वो l प्लस समथिंग और माइनस है ना, तो यहाँ पे भी तो वो ये होता है और उसकी डायरेक्शन होती थी माइनस से प्लस की तरह। तो इसको भी हम ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं, दिस साउथ पोल कैन बी ट्रीटेड लाइक -m, इसको हम बोलते हैं +m। तो इसको -m और +m के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं वापस से यहाँ पे 2l बोल रहा हूँ। तो क्या क्या याद रखना है, समझना ध्यान से। तो जो ये छोटू m है इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये सब नाम याद रखने हैं बिल्कुल इज्जत से, दिस इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे, यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज इक्वल टू छोटू m विच इज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का सेपरेशन। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हाँ वही सब, वो सब अब मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सेम चीज़ें यूज़ करेंगे, है ना। सो मैग्नेट -m +m ट्रीट करेंगे। पोल स्ट्रेंथ जो है वो छोटू m है, कैपिटल M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वैल्यू इज पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। पक्का लिखो जल्दी से।
हाँ बोल बोल क्या? हाँ आइडियली मैग्नेटिक लेंथ होना चाहिए, बट मेजॉरिटी जब हम सॉल्व करते हैं तो वो केवल लेंथ ऑफ द मैग्नेट दिया जाता है। आइडियली बस शुड बी मैग्नेटिक अगर पूछा जा रहा है, बट हम सॉल्व करते टाइम एक्चुअली वो यूज़ नहीं होता है, तो हम उसकी लेंथ की बात करेंगे वो हम। बट हाँ आइडियल सिचुएशन में इट शुड बी मैग्नेटिक। प्लीज़ यार छोटू एम बड़ा एम ध्यान से बनाना। यार ये उसकी निकालते कैसे हैं मतलब वो तो फोर्स पर यूनिट कितना बड़ा मैग्नेट है, क्योंकि जो ये चीज़ होती है ये मटेरियल पे और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो जो छोटा एम है मतलब निकालते वैसे ही होंगे कि जो एक तो एरिया पे, जैसे जो अगला पॉइंट है वो यही है कि जो छोटू एम है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या लिया है और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो जस्ट इमेजिन दिस लाइक अ ब्रिक, है ना, तो वो ब्रिक का क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट यही है, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन फोर्थ पॉइंट अपॉन मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन हो रहा है ना कि अगर सपोज ये है ना, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये वाले एरिया की बात हो रही है। तो अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज मैंने मैग्नेट को ऐसे ये एक मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल -m +m की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इफ वी कट द मैग्नेट लेट्स से लाइक दिस, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल नई मैग्नेट है और इसके डाइपोल मोमेंट को मैं m बोल रहा हूँ, लेट्स से पहले वाले के कैपिटल M, अगर मैंने अलोंग द लेंथ के परपेंडिकुलर काटा तो क्या उसका छोटू m चेंज होगा क्या? बट कैपिटल M चेंज हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली तो वो बाई 2 बन जाएगा कि अगर मैं इसका अगर कैपिटल M बोल रहा हूं तो इसका m डैश क्या हो जाएगा, क्योंकि m अभी भी वही है, तुमने लेंथ को आधा कर दिया है ना, तो कहना है ये m/2 होगा पक्का। बट अगर मैंने मैग्नेट को ऐसे काटा, अलोंग द एक्सिस अगर काटा, तो m का क्या होगा? हाँ m, छोटू m सॉरी, छोटा m चेंज हो जाएगा कितना? बाई 2, है ना, कि अगर इसको ऐसे काटेंगे तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। तो मतलब अगर मैंने इसको ऐसे काटा, इसका एरिया ये वाला एरिया था ना, ये वाला एरिया था ना, तो अगर ऐसे काटेंगे तो कहना है उसका जो इंडिविजुअली जो m होगा वो, तो वो अभी भी वो आधा हो रहा है, बट दोनों के रीजन अलग अलग है ना, कि मैंने ऐसे भी काट दिया और ऐसे भी काट दिया, तो फिर वो बाई 4 हो जाएगा। सर एरिया तो आधा हुआ, पर वो एरिया और m का रिलेशन क्या, स्मॉल m का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो है, कहाँ लिखा है ये स्मॉल m का एरिया? यही तो फोर्थ पॉइंट यही लिखा है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिपेंड्स अपॉन, अच्छा वो तो इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड एरिया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके ओके, है ना। हाँ पता नहीं ये एक बार है, उसको हमने बीच से काट दिया, ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होता? कैसे काटा भाई बोलो, अलोंग द लेंथ काटा या परपेंडिकुलर, वो मेंशन करना पड़ेगा, है ना। ऐसा आइडिया नहीं बना था। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सरफेस होती है उस पे कभी भी मतलब नहीं तो गलत है, नहीं वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, वो जो हम काट रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सवाल अलग ही था। हाँ तो अभी कि वो सरफेस Keep it to एक you. नॉर्थ एक साउथ, पर वैसा तो नहीं हो सकता। इट्स वेरी गुड सवाल, बट कीप इट टू योरसेल्फ। ओके ठीक है, बढ़े आगे सर। हाँ यार आपके पास अथॉरिटी है। हाँ एरिया, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही तो बता रहा हूँ कि सपोज अगर ये मैग्नेट है ना, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक है लेंथ उसके परपेंडिकुलर। ओके राइट डाउन नेक्स्ट। अच्छा क्योंकि अभी जो आगे डेरिवेशन बताने वाला हूँ बार बार, ओ यहाँ पे 12 होगा, सॉरी, है ना, तो जो m है क्योंकि वो m × 12 बोल रहा हूँ, मतलब इसकी लेंथ को 12 ट्रीट कर रहा हूँ हर बार, क्योंकि
वही डायपोल के रिस्पेक्ट में ना, यहाँ तो एल हो गई ना लेंथ। ओके, अगला वाला है हाइपोथेटिकली, जैसे हमने, अब समझना ध्यान से, यहाँ से अब वाली जो चीज़ स्टार्ट हो रही है कि जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्स लॉ की हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि अगर एक Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस होते हैं जो कि r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो फोर्स यूज टू कम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो वहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो ये आया था, इसको क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट, नाम परमिटिविटी, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है क्योंकि वो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब यहाँ पर सेम चीजें, अब समझना नहीं, बट नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, ये M1 M2 जो है कि एक बार मैग्नेट है, दूसरी बार मैग्नेट को मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो अब ये मत सोचना सर यहाँ पे तो प्लस है माइनस है, आपने बोला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कुछ ऐसा है कि एक मैग्नेट ऐसा वाला कुछ, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का अगर सेपरेशन r है तो क्या देखा गया, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, अब हमारे पास एक नई चीज आ रही है, वो था इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म आता है, अभी यहाँ पे समझाना है, ये नया टर्म है, समझना ध्यान से। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया नंबर आ रहा है वो आ रहा है ये। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि वहां पर वो वाली चीज को हम के, अच्छा यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए के लिखते थे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे कभी भी। तो यहाँ पे दो तीन चीजें क्या क्या अपने को डिस्कस करनी है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। प्लीज ये नाम, सब नाम बहुत इज्जत से, तो म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, बिलिटी ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है, ये होती है 10 रेज़ टू दी पावर -7 यूनिट। आई एम नॉट डिस्कसिंग, ये जो वैल्यू है ये SI यूनिट में है, मैं इसकी यूनिट बाद में डिस्कस करूंगा। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है 10 रेज़ पावर -7, ठीक है। तो ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम बहुत डिटेल में, तो ये एक्चुअली जैसे जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है, ये शायद तुमने कहीं एक आध जगह पढ़ लिया होगा शायद, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। ये हम EM वेव्स में बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ पोर्शन उसका EM वेव्स पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम अगर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, इसमें 4 पाई को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता होता है वो 10⁹ वाला है, उसको रखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁸। तो अभी के लिए हमारे क्या क्या याद रखना है, तो जो कांस्टेंट फैक्टर है वो ये है, उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू याद रखनी है SI में, ठीक है। यूनिट क्या, विल कम टू दैट। एंड ये बस थोड़ा सा पोर्शन बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो कांस्टेंट है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करते हैं इस तरीके से, 1/√μ0ε0। पक्का लिखो जल्दी से, फिर से बोलो। तो कोई लॉ का इसमें नाम नहीं दिया गया, मतलब यार साइंटिस्ट का नाम पूछ रही है तो मतलब जैसे वहाँ कूलम्स लॉ था, नहीं ये तो है फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, है ना। नहीं बट इसमें कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। पहले साइंटिस्ट जो आए थे वो अर्स्टेड आए थे, बट उनका कुछ और, विच आई एम कमिंग टू। अभी केवल अभी लिख लो, अभी केवल मैं कंपेयर करा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स लिख सकते हो अगर हेडिंग डालनी है तुम्हें तो। हाँ ये बस जस्ट अ कन्वेंशन, यस कि हम उसको नेगेटिव जो -m +m है उसमें कुछ अच्छा बुरा वाला कहानी नहीं है, इसको बस हम रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से, तो -q + q जैसा रिलेट हो रहा है। मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं इसको कहीं कहीं, तो साउथ को हम -m ट्रीट करते हैं, उसको प्लस, ये भी स्टैंडर्ड ही है। सेपरेटली तो नहीं हो रहा ना, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं वो, बट एक को दूसरे से तो इंटरेक्ट करा ही सकते हैं ना। देखो माइनस प्लस का लेने का वही वाला चीज़ है कि नॉर्थ और नॉर्थ को जब पास लाते हैं तो रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों का प्लस सिमिलर है इसलिए रिपेल कर रहा है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए एक को प्लस और एक को माइनस बोल दिया कन्वेंशन के लिए, ठीक है। ओके
दिक्कत तो है, बात तो सही बोल रहे थे। सर क्या वीकेंड है? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड पे क्या प्लान है मेरी। क्या जा रहा है? ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे बताऊंगा कि तेरे को मैसेज करूंगा मैं अलग से। हो गया भाई। गुड। ओके सुनो, यहाँ पे सारी चीज़ें नाउ आई वॉन्ट गो इन टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम किया था, मैं बस केवल कंपेयर करा दे रहा हूँ सो दैट कि जो वो वाले प्रॉब्लम थे, डाइपोल वाले जितने भी प्रॉब्लम थे कि एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली सेम वे में आई एम नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन, ये फालतू की चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या करना है। ओके सो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्यू था उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम छोटू एम से, है ना। जो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पे पढ़ा कि अगर हमारे पास एक क्यू चार्ज है उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे अगर पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच वॉज दिस क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर अगर एक एम पोल्स हाइपोथेटिकली अगेन क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट अगर एक एम पोल स्ट्रेंथ की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर पॉइंट पी है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा ओके सो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल था ई, सो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का काम करेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्यू का काम कर रहा है एम अपॉन, अच्छा एक चीज और, तो यहाँ पे बी एक नया टर्म है, इसकी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे विच इज कॉल्ड एज टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो एक्चुअली म्यू नॉट की यूनिट यहाँ से बताई जाती है वैसे तो, सो ये टेस्ला ऐसा यूनिट है, तो टेस्ला इनटू ये वाली कहानी होगी, है ना। तो अभी पोल स्ट्रेंथ अभी उस सब पे आ रहा हूँ, तो एक बार वो चीजें भी समझते जाते हैं। क्या टेस्ला बहुत बड़ा है? नो 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 समथिंग टेस्ला आएगा एक बार, ठीक है। फिर हमने अगली चीज़ इफ यू रिमेंबर, हमने जो वहाँ पे डेरिवेशन नॉट गोइंग इनटू दैट, तो वो हमने एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट वाले करे थे विच इज इंपॉर्टेंट नाउ। तो हमने वहाँ पर क्या बोला, एक माइनस क्यू चार्ज था, जल्दी से मुझे एक मिनट ये लिख लेना, ये था। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, इसको P बोला था जिसकी पोल स्ट्रेंथ विच इज Q इंटू 2L थी, यहाँ तक आ गए थे। ऐसे ही यहाँ पे माइनस M प्लस M 2L, तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। इसका हमारे पास है M इंटू छोटू सॉरी M इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन माइनस से प्लस, वो पता ही है ना, कैपिटल M की डायरेक्शन ये है, सही है। फिर हमने वहाँ पर बात करी थी एक्सियल इक्वेटोरियल की, कि अगर मेरे पास माइनस क्यू प्लस क्यू इफ माई पॉइंट इज हियर। अच्छा यहाँ पर डोंट वरी वो वाले प्रॉब्लम नहीं आते हैं जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं हो। तो जो हमने ये पढ़ा था, ये सेंटर था, तो यहाँ पे हम सारे जो रिजल्ट लिख रहे हैं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं आर बहुत बड़ा है एल से। तो यहाँ पर क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सियल, 2 kp बाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला था 2 kp अपॉन, अच्छा k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये माइनस M प्लस M डिस्टेंस इज कैपिटल R इफ माई पॉइंट इज ऑन द एक्सियल थिंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सियल पर, अच्छा नहीं तो हाँ, तो अभी याद हम ऐसे ही याद रखेंगे, 2 का 2 काम कर रहा है कैपिटल M बाई आर क्यूब। अगेन कंडीशन वैलिड है तभी है, और यहाँ पर वो आता भी नहीं, वहाँ पर तो फिर भी आता था, यहाँ पर वो आएगा भी नहीं, ठीक है। अगली वाली चीज़ पढ़ी थी हमने इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था, अच्छा डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बना दी है, इफ यू वांट डायरेक्शन ऐसे मैंने यहाँ बना दी, इफ यू वांट यू कैन राइट द एरो एज इट इज, अगर डायरेक्शन भी लिखनी है, ठीक है। इक्वेटोरियल वाली कहानी क्या थी, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, पॉइंट यहाँ, तो फील्ड आई थी एग्जैक्टली उल्टा, और वो आया था, उसको हमने लिखा था kp बाई आर क्यूब, उसका मैग्नीट्यूड था, यहाँ वेक्टर लगाया था तो यहाँ माइनस चिपकाना पड़ा था, है ना।
यहाँ पर भी सेम चीज़, -m प्लस m, पॉइंट अगर यहाँ है तो जो फील्ड आएगी यहाँ पे भी वो सेम वेक्टर, तो हमारे पास b इक्वेटोरियल क्या आएगा वेक्टर। तो फॉर्मूला k p का काम कर रहा है m, इसका काम कर रहा है r3। इफ यू वांट टू पुट अ वेक्टर देन यू विल हैव टू पुट अ माइनस साइन। सही है, हाँ ठीक है। दो चीज़ें और हैं विच इज़, अगर हम एक इसको उसमें रखते थे टॉर्क, हाँ फील्ड में, तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला और पढ़ा था वहाँ पे, लिख दूँ वो डायग्राम तो याद है। तो टॉर्क को यहाँ पे था P क्रॉस E, यहाँ पर, अच्छा यहाँ का डायग्राम बना दे रहा हूँ क्योंकि पहली बार। ओके, तो हमने बोला कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक मैग्नेट रखते हैं लाइक दिस, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इस एंगल को हम थीटा ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्क इज डिफाइंड एज P क्रॉस E, कैपिटल P का काम कर रहा है M क्रॉस B, एंड लास्ट वन इज कौन सा, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या था फॉर्मूला वहां पे, माइनस P डॉट E। तो यहाँ पे फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का माइनस P डॉट E, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा m डॉट 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 m डॉट b। सही है, माइनस एम बी कॉस थीटा जैसा कुछ। श्योर, पक्का, लिखो जल्दी से। MRI मशीन कहाँ से आ गई? हाँ मतलब बोले नहीं, बट लेकिन वहाँ पे महंगे वो तो मुझे लगता है वो एक्सरे, जैसे एक्सरे एक मशीन है। नो तो MRI में भी वो आई थिंक गामा रेज यूज होते हैं। It is such a powerful magnet that it aligns the ions in your body in a straight line so that the light can pass. मैं वो कंपाउंडर वाला काम करता नहीं हूँ, आई डोंट नो। It is 3 to 5 Tesla. आपको अरे होगा यार ना, अरे मैं MRI कराने जाते गए तुम? हाँ, आज बोर हो रहे हैं, आज MRI करा लेते हैं। पढ़ा है, you should know everything. अरे आई डोंट वांट टू नो, ऐसे बीमारी वाली चीज़ है। सर क्या पता कभी सर नहीं, मैंने एक बार कराया है वैसे, एक राउंड। क्यों, क्या हुआ? अरे रे सबका हाल तो खराब ही है ना। अरे तो हो गया ना, मतलब मुझे नहीं जानना ये। मैं पूछूं टेस्ला कितना बड़ा होता है? I'm asking Tesla. अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस समथिंग टेस्ला, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई ना 10⁻⁷ है। ये जो वैल्यू है दिस इज 10⁻+7, ये -7 है, सॉरी ये -7 है ना। तो मतलब छोटा सा अच्छा यूनिट के रिस्पेक्ट में यार, बट वो हाँ मतलब मिली टेस्ला, ओके फेयर है ना। बट वो करंट के रिस्पेक्ट में अगर एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वो आर पे भी डिपेंड कर रहा है ना वो यार। रुजिता क्या हो गया, सब सही ना? घर पे रो लेना यार, अकेले में रो तो अच्छा है ऐसा। लिख तो ले, क्यों दुखी है? तो ये आंसू निकाल दे तो क्या चल रहा है पता नहीं। छोड़ दो सर, खुश हो जाएंगे। बस छोड़ने में ऐसे खुश हो जाओगे? यस। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हो तुम लोग, है ना। तो अभी कुछ हो तो रहा नहीं है तुम्हें, खुशियाँ कोई मोल नहीं होता। लेकिन वो भी तो तेरे को मिल नहीं पा रही ना। क्या? हाँ? जल्दी जल्दी जल्दी, ये सेम चीजें नहीं चल रही हैं अभी, कुछ तो एक आध चीज नहीं बता दूं। ओके, सेम प्रॉब्लम यार वहां कराया हुआ, एक बार जल्दी से एक दो प्रॉब्लम सेम कर लेते हैं। दो तीन प्रॉब्लम जो हमने वहाँ पे करे हैं वो एक बार बस क्विकली सेम प्रॉब्लम्स कर ले रहे हैं जल्दी से, सो दैट यू गेट द आइडिया कि सिमिलर है। ये वाले प्रॉब्लम पे नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे सेम डाइपोल आइपोल के सेम शायद डेटा भी शायद सेम दिया था। तो हमें दो डाइपोल दिए गए हैं, -a, 0 पे रखा है डायग्राम के रिस्पेक्ट में,
आगे नहीं अच्छा एम के टर्म्स में आंसर देना, अभी ये छोटू एम नहीं, दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल है, मैग्नीट्यूड दिया गया है, ठीक है, सेम मैग्नेट है एंड डायग्राम दिख रहा है कहाँ रखे हैं यार, मैग्नीट्यूड बता दो सीधे, हाँ लगा तो ले लेना, आई कैप जे कैप निकाल लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, फैक्टर बता दो ना, पता लग जाएगा, ये करा हुआ है मतलब इसमें कुछ ऐसे मतलब इतना छोटा, मतलब कि हम यहाँ पे वो अज्यूम करते हैं कि ए इज़ मच मच बड़ा देन दिस थिंग देन द लेंथ, तो यहाँ पे वो फॉर्मूले डायरेक्टली वही यूज़ हो रहे हैं। ओके 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 फालतू सवाल है, ठीक है, जल्दी से कर दो, आइए ये ओके यार ये अच्छा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को ना अलग अलग मत रखो, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई हम नॉर्मली साथ रखते हैं, मतलब सही हो इसलिए, है ना, तो वो कांस्टेंट फैक्टर नहीं, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी कीप इट, डायमेंशन चेक करेगा इसकी, सर मुझे तो सेम ही लग रही है, आप ही को गलत लग रही है क्या, अभी भी गलत है, बहुत गलत है मतलब, नहीं यार अभी एक मिनट, अच्छा सुनो, रुकिए सर, आ रहा है हाँ ओके, नहीं अंडर में फाइनली फैक्टर क्या आ रहा है वो तो बता दो, बाई 4 मैं दिखाना पूरा, तेरा नीचे ए क्यूब 50, हाँ ओके ठीक है, सब उसको बाहर लेके लिख दो ना, ओके अच्छा आ गया, चलो सब मेजॉरिटी आ ही गया, सुन लो एक बार भाई, इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है, इस मैग्नेट के लिए ये एक्सियल पॉइंट जैसा है ना, फॉर्मूला अगेन आई एम रिपीटिंग, आई रिमेंबर 2 kp by r cube, आई डोंट रिमेंबर ये सब, 2 kp by r cube याद है, इसके लिए एक्सियल है, तो फील्ड क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक एक्सिस, ये है कितना होगा, 2k का काम कर रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, p का काम कर रहा है m, r क्यूब का काम कर रहा है a का क्यूब, इस मैग्नेट के लिए ये जो लाइन इक्वेटोरियल है और इसकी डायरेक्शन है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन होगी उल्टा, कितना, kp बाई आर क्यूब, k का काम कर रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, p का काम कर रहा है ये अपॉन a क्यूब, दो वेक्टर है, रिजल्टेंट लेना है यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन a क्यूब, दोनों में कॉमन दिख रहा है, काफी छोटी चीजों पे खुश हो लेते हो ना जो तुम लोग, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट लेंगे, सेम, इसमें क्या गलती दो लोगों ने, यहाँ पे स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये फैक्टर चाहिए था बस, पक्का, अच्छा ठीक है, और सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ जल्दी से, एक प्रॉब्लम वहाँ पे भी हमने करा था कि अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये हमारी स्टेबल पोजीशन होती थी, इसको हल्का सा करते थे, ऑसिलेशन करता था, SHM होता था, उस सेम चीज़ है ना, याद आ रहा है वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या मतलब, रिजल्ट ही, यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखो, मैग्नेट, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, m क्रॉस b, मैग्नीट्यूड उसका क्या है, m इंटू बी इंटू साइन थीटा, सेम चीजें, मैं बहुत सारी चीजें नहीं लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे भी बात करी थी, जब थीटा की वैल्यू 0 है इट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा की वैल्यू 180 है तो इट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अगर हमारी मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऐसे रखी हुई है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, कैनासिस पे ओवरऑल टॉर्क 0 है, जैसे ही हम इसको अगर थीटा एंगल घुमाएंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो कैनासिस कुछ ऐसी कहानी दिखेगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और अगर एंगल ये छोटू एंगल है, तो कैनासिस टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, m की डायरेक्शन ये, b की है, तो कहने से हमने घुमाया ऐसे, बट टॉर्क उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो कहने से वो इधर आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, याद आ रही कहानी, यहाँ पे भी वही पुरानी चीज, कि अगर थीटा छोटू है, इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, और अपने मन से टॉर्क में एक माइनस साइन लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो रीस्टोरिंग है, समझ में आ गई कहानी, माइनस mb इंटू थीटा, अरे मतलब आई अल्फा ना, पहले
है ना. सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज कमिंग आउट टू बी माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा. अल्फा इज कमिंग आउट टू बी proportional to minus theta, so it is a part of angular SHM. Angular SHM में you can very well compare this with minus omega square theta. Compare both the things. ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एन बाय आई. So try मतलब try क्या, remember this thing. इस पे एक सवाल करा दे रहा हूँ इस पे. So याद रखो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम इंटू बी, है ना. पक्का. अभी अगले प्रॉब्लम में गलती करोगे, आई नो, बट दिस इज कंपेयरिंग, है ना. वहां पर P इंटू ई आता था, मतलब I अपॉन पी आता था, यहाँ पे बस उतना ही सा चेंज है. ठीक है. ऐसी वर्बली भी ट्राई कर सकते हो, मतलब इतना कुछ है नहीं, बट उसमें भी गलती करोगे बिकॉज सो ओके. सो क्या बोला गया है, एक मैग्नेट है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ऐसा वाला कुछ. ठीक है. और मुझे बोला गया है कि अगर हमने उसको हल्का सा टिल्ट किया और वो सब हो रहा है, तो इसके टाइम पीरियड को हम बोल रहे हैं टी. ठीक है, इनिशियली. अब हाँ बोलो. ठीक है, ओके. ठीक है. अच्छा, दो प्रॉब्लम कराने तो मैं इसी में करा दे रहा हूँ. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसी में ही लिख लो. ठीक है. एक मैग्नेट थी, वो पहले हैंग कर रही थी और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थी, उसका टाइम पीरियड था टी. फर्स्ट पार्ट इज कि इफ वी कट द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. अच्छा, मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं? साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं. सो सवाल है, इफ वी कट द मैग्नेट perpendicular to its axis, find its new time period. So you'll have to give the answer only in terms of t. ठीक है, मैंने बाकी चीजें नहीं दी क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं. सो सवाल है कि पहले एक मैग्नेट थी, नाउ वी आर कटिंग द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, फाइंड द न्यू टाइम पीरियड. एंड दूसरा वाला है पैरेलल. ठीक है, एग्जैक्टली बीच से. तो एक बार ऐसे काट रहे हैं और एक बार ऐसे काट रहे हैं. तो दो आंसर देने हैं तुम्हें. एक बार मैग्नेट इज बीइंग कट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और एक मैग्नेट इज कट पैरेलल टू इट्स एक्सिस, एग्जैक्टली सिमेट्रिकली बीच में. तो इंडिविजुअल जो नई मैग्नेट बनी है उनका टाइम पीरियड तुम्हें बताना है विद रिस्पेक्ट टू पुराना वाला मैग्नेट. समझ में आ रहा है? तो दो आंसर चाहिए है. पहला वाला परपेंडिकुलर वाला चाहिए, दूसरा वाला पैरेलल सिमेट्रिकली. जल्दी. न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट. दो आंसर आएंगे. कहाँ हैं? अच्छा, आंसर पूछ रहे हैं. अच्छा, मूव करा दे. ओह ओके. सो बीच में से काट के फिर उसको एक सिंगल मैग्नेट को हमने वापस से मूव कराया है सेम मैग्नेटिक फील्ड में. सारी सारी चीजें सेम है. तो हमने पहले वाले पोर्शन में जैसे हमने मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू एक्सिस काटा, मतलब लाइक दिस, और फिर वापस बाकी सेंटर पे लगा दिया. हाँ, चिपकाया, मतलब उसको उसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है ना. सो फाइंड द न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस. गलत. अच्छा, सो आई वांट टू आंसर्स. ठीक है, एक बार ऐसे वाला, इफ यू लग रहा है तुम्हें, अगर डाउट लग रहा है तो दोनों दिखा सकते हैं इंडिविजुअली, बट अगर बेटर इज तो इसको काटा और सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा. ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे काटा, और एक बार सेकंड पोर्शन इज ऐसे काटा है बीच में. दोनों बता रही है. गलत. दोनों ही तूने टी लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है. गलत. अच्छा, अगर दोनों आंसर सही होंगे तभी आल से राइट, क्योंकि ना एक आंसर कुछ चीजें अज्यूम करो तो आंसर एक मैच हो जाता है. इससे दैट्स व्हाई आई वांट यू यार दो आंसर बता दे. दोनों यही है. नो, द रीजन इज क्योंकि एक चीज अगर तुम गड़बड़ कर दो और वही गड़बड़ दोनों चीजों में करो तो एक आंसर मैच हो जाता है. इसलिए आई वांट यू टू गिव बोथ द आंसर टुगेदर. अरे रुक ना, अपना कर तो. एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ. अच्छा, अगर नहीं क्लिक कर रहा है. नो,
सुन लो अच्छा वो नहीं क्लिक कर रहा है गैस अरे M सेम B सेम रहेगा तो हाँ वो तो जो तुम बी सेम है बाकी सेम नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ I भी चेंज हो रहा है अच्छा वो तो अच्छा आंसर होता ना तू तो कर रहा हूँ ना आप बोल रहे हो मुझे अच्छा तेरे को नहीं बोल रहा हूँ मतलब तू अपना गलत मैग्नेटिक फील्ड में गलत 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 यार नहीं दिख रहा यार बहुत यार नहीं दिख रहा है तू बोल दे यार दोनों में नहीं दोनों बताओ तब मैं बताऊंगा सही कि गलत नहीं टी के रिस्पेक्ट में बताओ ना तुम अभी मुझे बोल रहे हो कैलकुलेट कर लो टी के रिस्पेक्ट में बताओ कि पहले वाले का अगर टी था उसके रिस्पेक्ट में कितना बढ़ेगा या कम होगा वैसे बताओ लिख के है ना गलत अगेन आई एम सेइंग हो सकता है बहुत लोगों के जो मैंने गलत बोले एक आंसर सही है ठीक है बट क्योंकि वो एक आंसर कुछ नहीं मैं 48 कहाँ से पहुँच गया भाई साहब रूट 48 तो बहुत ही गजब क्रेजी नहीं हो गया एक सेकेंड हाँ नहीं मुझे मैं दोनों मैंने एक तो मैं देखेंगे गलत 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 बोल दे यार नहीं हाँ नो दो आंसर कहाँ हैं मैं एक देखूंगा नहीं वही बोलो अच्छा मैं एक छोटी सी हिंट नहीं हिंट नहीं कुछ कैसा अरे सर मैंने खून नहीं किया सर मैं तो अभी आया हूँ नो नो दोनों सही किसी के नहीं आए अभी हाँ दिस इज राइट I can't do wrong. हाँ दिस इज राइट वेरी गुड हो गया ना हाँ तो वही एक सही एक गलत नो अच्छा बहुत 2 लाख लोगों ने सर एक से रुक जा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ हो सकता है अभी भी तूने तुक्के में सही आ गया हो ऐसा हाँ हो सकता है नहीं यार कुछ नहीं है सो बेसिकली यार पहले बताओ सर लॉजिक सही है कि नहीं सर लॉजिक सही है कि नहीं करेक्ट बोल सकते हो आंसर कहाँ देखूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है ये नीचे वाला सेकंड है फर्स्ट वाला अरे मतलब टी के टर्म्स में क्या आ रहा है टी के टर्म दिस इज राइट नहीं यार गलत है ओके सुनो सिंपल लॉजिक नहीं मैंने नहीं यार खाली बता सकते हो लॉजिक से हाँ जल्दी सुनो हाँ बोल हंसना मत हाँ बोलना तो पहले क्या किया ये पहला ढूंढा है तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और फिर बीच में ला तो जो ओरिजिनल लेंथ थी 12 पकड़ लो तो अभी हो गई एल उसकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है तो क्या होता है कि ml स्क्वायर होता है ठीक है तो l/2 हो रहा है तो नीचे by 4 का फैक्टर है पर मास भी हाफ हो रहा है तो by 8 आ जाएगा वेरी गुड सब सही है सब सही ओके वेरी गुड यही ओके सब सही ओके सुनो ध्यान से भाई टाइम पीरियड में जो फैक्टर हैं एक आई का है एम का है भाई बी को तो भूल जाओ कांस्टेंट इसको भूल जाओ तो एम्बेड नहीं है ना अब सही मतलब t/2 एंड t आता है मतलब अब तुमने उल्टा लिख दिया तो बट ऐसे काट यार एक t/2 आएगा पहला वाला और दूसरा t आएगा हाँ ओके सुनो ध्यान से अच्छा नहीं आएगा सुनो ध्यान से ओए जल्दी ये इसको भूल जाए ठीक है तो जब हम यार चुप तो पहले वाला हमने काटा है ऐसे वाला ठीक है तो जो हमारी नई वाली मैग्नेट है उसके बारे में बात करते हैं भाई एक तो आधी काट दी तो मास तो आधा हो ही गया तो इसका मास हो गया m/2 ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किसी भी ऐसी वाली चीज का होता है ml²/12 जैसा कुछ रॉड को अगर वो सब करे उस टाइप की कुछ कहानी होती है मतलब प्रैक्टिकली अगर हमारी लेंथ आधी हो गई है ना यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं सीधे सीधे ml²/12 का फैक्टर है क्योंकि वो अच्छा प्लीज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं ml² क्योंकि यहाँ पे भी m है वहाँ पे भी m है बस तो वो सब m मिक्सअप हो जाएंगे तो इसीलिए डायरेक्टली i के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ तो कहने से m आधा हो गया i में ये वाला फैक्टर आधा हो रहा है m/2
और L में भी L/2 हो रहा है, उसका स्क्वायर है, तो वहां पे 1/2 है और ये 1/4 है, तो कहना है ऐसे I में फैक्टर आ रहा है I/8 का। ये समझ में आ रहा है? तो टाइम पीरियड में देखो, ये तो भूल जाओ, इसमें I/8 है और M/2 है, तो 2 से वहां पे 4 आएगा और 4 का अंडर रूट बाहर आएगा, तो कहना है ऐसे 1/2 का फैक्टर बचेगा। मतलब अगर इसका टाइम पीरियड ये है तो इसका टाइम पीरियड T/2 जैसा आएगा। तो कितनी बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें 2π कांस्टेंट को भूल जाते हैं, कंपेयर करना है, क्योंकि इसको भूल जाते हैं। जो m है वो होता है छोटू m इंटू लेंथ, तो जब मैंने ऐसे काटा तो छोटू m तो चेंज नहीं हुआ, बट लेंथ हो गई आधी, तो जो m हो गया वो आधा हो गया, है ना? जो है ना, यहाँ तक सही। जो l है, सॉरी I होता है, वो होता है समथिंग ml²/12 जैसा फैक्टर होता था। तो m आधा, तो अगर आधा काटा तो इसका अपने आप में मास अगर m था तो वो m में m/2 आया, और l आधा हो गया तो l/2 आया, तो I/8 आ गई। तो यहाँ पे I की जगह I/8 रख रहा हूँ, m की जगह /2 रख रहा हूँ, तो वो 4 आया, मतलब तो 4 का फैक्टर आया और वो अंडर रूट में बाहर आया, तो बाई सर m जो है वो m इंटू 2l, मतलब लेंथ हाफ हो रही है तो l ही बच रहा। लेंथ हाफ हो रही है तो यहाँ पे, अच्छा तो फिर तुम वो दोनों सोच रहे हो, तो फिर तो भी वही आएगा। मैं तो इंडिविजुअली बता रहा हूँ, तुम अब क्या सोच रहे हो, तुम उसको ml² समथिंग लिख रहे हो और ml/2l लिख रहे हो, तो भी वही आएगा। तुम यहीं पे कर दे रहे हो, मैं दोनों को इंडिविजुअली बता रहा हूँ बस। अच्छा एक मिनट जल्दी से, लास्ट, जब हमने इसको ऐसे काटा तो जो वन ऑफ द पोर्शन है उसमें छोटू जो m है वो m/2 हो गया, तो जो हमारा m है वो अभी भी m/2 हो गया, क्योंकि इसमें लेंथ सेम रही, बट m छोटू m आधा हो गया, तो m भी आधा हो गया। बट I है ml², m तो आधा हो गया है, ये /2 का फैक्टर है, बट l वही रहा, तो कहना है इसे I अभी भी I/2। अब इसमें /2 मास हुआ बट लेंथ सेम रही, तो कहना है इसे I में I/2 आएगा। इसको देखो, I में I/2 का फैक्टर और m में m/2, तो वो गायब हो गया। तो हमारा उस केस में टाइम पीरियड, बोलो 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 बोलो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसको ऐसे, हाँ कुछ डाउट लग रहा है, कुछ नहीं, पक्का किसी को डाउट लग रहा है? श्योर, बढ़े आगे। अच्छा इसमें और प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, एक के ऊपर, इसको बोलेंगे ऐसे काटा, ये 4 पोर्शन कर, एक के ऊपर एक चिपका दिया, तो नए वाला का क्या होगा, वो वाली सारी कहानी। दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं वो एनर्जी वाले, कि अगर एक मैग्नेट है, ये प्रॉब्लम यार मैं करवा चुका हूँ, सो आई डोंट थिंक इट, अरे हाँ, फिर 180 डिग्री से घुमा, हाँ, तो उसका वर्क डन क्या है, याद आ रहे हैं क्या वो प्रॉब्लम? अरे वो तो एग्जाम में भी आए 2-3 बार। तो इतनी बार पक्का ना, स्किप करूँ वाले प्रॉब्लम, स्किप करूँ वाले प्रॉब्लम, पक्का। अब आते हैं जो अगला वाला पार्ट है, सो जो ये मैग्नेटिज्म वाला जो बार मैग्नेट का पार्ट, बार मैग्नेट का जो स्पेसिफिक पार्ट है, जो मैग्नेटिज्म का एक था, क्योंकि वो फील्ड दिलानी थी कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, उसके बाद वाली कहानी इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो राइट डाउन द हेडिंग एज अ चैप्टर ही है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत पढ़ लिया, सुनो जल्दी से। इसमें एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट बता दे रहा हूँ। ऑयस्टेड, कोई यार EST, पता नहीं यार, यही है। हाँ ओके, सो चैप्टर नेम इज, क्यों गप्पे हो रही हैं यार, ओए चुप। तो पहले एक बार पूरी कहानी सुन लो कि क्या थी, फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें लिखा दूंगा। सो राइट डाउन नहीं, सो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ मतलब सो अगेन आई एम रिपीटिंग, तो वो पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका वही बता रहा हूँ कि वो बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा फील के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो जो अभी ये समझ में आया, मैग्नेटिज्म वाली जो कहानी थी वो स्टार्ट हुई थी बार मैग्नेट से, क्योंकि हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ था, तो उससे वो वाला पार्ट, एक पोर्शन जो था वो सिमिलर था, दैट गॉट ओवर। तो जो मेन पार्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं, वो ये वाला पार्ट है। तो चैप्टर नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें जो एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट समझो सबसे पहले क्या था वो। तो अच्छा, तो
बार मैग्नेट की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। तो बार मैग्नेट के अराउंड अभी मैंने प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई हैं, बट वही वाली प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक अगर कंपास लाओगे तो अगर कोई मैग्नेट है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। क्या चुप यार, चुप बिल्कुल। एक आध तो कर क्यों हो रहा है? तो अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या था? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक अगर उन्होंने बार मैग्नेट ली, सॉरी एक करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है, एक कंपास लिया। अच्छा, सो कंपास का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में यही है कि कंपास में एक नीडल है जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, या उसको नॉर्मली ऐसे भी बना देते हैं, जो भी है, ठीक है। उसके डिफ्लेक्शन के थ्रू हम देखते हैं। तो क्या देखा गया, अगर इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है, तो नहीं, तो कंपास एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, ठीक है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर रहा होगा, जो फ्रीली सस्पेंडेड रहता है वैसे। जैसे ही इसमें करंट चालू करा, इस उसका कुछ किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये बात समझ में आई कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि करंट कैरिंग वायर के पास अगर हमने कंपास रखा है, इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो उससे समझ में आया कि भाई कंपास को डिफ्लेक्ट होना था ओनली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा जिस वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक इससे केवल इतना समझ में आया। जैसे ही इस करंट की वैल्यू बढ़ाई, ये सब मैं लिखवा दूंगा, अभी कुछ मत लिखना। जैसे इस करंट की वैल्यू बढ़ाई तो डिफ्लेक्शन अगर पहले ये हुआ तो अभी कुछ ज्यादा हो गया। तो इससे समझ में आया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और वो लीनियरली चेंज हो रहा था कि अगर एक के करस्पॉन्डिंग अगर थीटा का डिफ्लेक्शन हुआ तो अगर 2i करा तो 2 थीटा करा। तो ये समझ में आया कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आसपास वाली सराउंडिंग वाली जगह मैग्नेटिक फील्ड। फिर करंट को वही रखा और इस मैग्नेट को दूर ले गए, मतलब जो इसका सेपरेशन है वो बढ़ाया। तो क्या देखा कि वो डिफ्लेक्शन कम हो गया और फिर से वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा था। वो सब एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इसको दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन कम हुआ। तो ये समझ में आया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रही है। वो कैसे आ रही है वो बाद में बात करते हैं। जैसे हम उसको पास लाए तो डिफ्लेक्शन वापस से बढ़ गया। तो समझ में आया कि जो हमारे पास फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। सारी चीज़ें जो हमने यहाँ देखी, अगर हमने सेम काम करा बट करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर ली तो ऑल दोज इफेक्ट्स गॉट रिवर्स्ड। सारी चीज़ें एग्जैक्टली उल्टी हो गई। मतलब करंट की डायरेक्शन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इफ यू चेंज द डायरेक्शन बाय 180 डिग्री ऑफ करंट देन ऑल द इफेक्ट्स गॉट रिवर्स्ड। तो इससे हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे हमें कुछ कुछ कहानी पता लगी। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं प्लीज़ राइट डाउन। एक काम करो, एक कॉलम बनाओ, ठीक है, एक जगह लिखो ऑब्जर्वेशन और उसका क्या कंक्लूजन आया है। हर एक कंक्लूजन लिखते हैं। सो राइट डाउन, मेक लाइक अ टेबल। और साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया था, इन्होंने केवल एक्सपेरिमेंट करे थे। तो वो एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखते हैं ना फट से। एक जगह लिखो ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन या इन्फेरेंस ऑफ दैट थिंग। सो ठीक है। सो पहला ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट इज व्हेन क्या मैग्नेटिक नीडल is placed near a current carrying wire, it gets deflected. When a magnetic needle is placed near a current carrying wire, it gets deflected. इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी बोला कॉलम बना लो, अब वो कैसे लिखोगे, इसके रिलेटेड वो है। इसका रिजल्ट क्या आया? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो ऑब्जर्वेशन इज व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। उसका कंक्लूजन है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस magnetic field nearby or this thing. Second one is when a compass needle was moved closer to the wire, when a compass needle is moved closer to the wire, the deflection in the needle increases. Deflection in the needle increases. इसका कंक्लूजन है मैग्नेटिक इज क्लोजर इज स्ट्रॉन्गर नियर द वायर। हाँ, सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर
near the wire and weaker and हाँ मतलब लिख सकते हैं अबे magnetic field is stronger near the wire and weaker if away from the wire and weaker away from it and weaker away from it. Third point is when the current in the wire is increased, when the current in the wire is increased, the deflection in the needle increases. The deflection in the needle increases. Magnetic field strength directly proportional to intensity. हाँ yeah, so magnetic field increases as current increases. इसका conclusion. Magnetic field increases as current in the wire increases. And the last point is magnetic field increases when current increases and vice versa, है ना, decreases. Last one is if the current in the wire is reversed. Last one is if the current in the wire is reversed, all the above effect, if current in the wire is reversed, all the above effect happens in opposite direction. Happens in opposite direction. Magnetic field depends on direction. Direction of current. So result is magnetic field depends upon the direction of current. Magnetic field depends upon direction of magnetic field. हाँ, so direction of magnetic field depend upon direction of current. Magnetic field vector quantity है ना. कि एक डायरेक्शन के लिए जब करंट की इंटेंसिटी पास होती है तब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा थी. फिर से बोलो एक बार. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास ज़्यादा थी और दूर में कम थी. ओके. हाँ, पर जब मैंने करंट रिवर्स किया तो जब मैं पास में लाता हूँ तब डिफ्लेक्शन कम होता है और दूर लेके जाता हूँ तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है. ऐसा. उल्टा ना. हाँ, पास में लाता हूँ तो डिफ्लेक्शन. आपने बोला सब इफेक्ट्स. मतलब कि अगर मैंने उल्टा करा है तो डिफ्लेक्शन अगर पहले क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. करंट ऐसे जा रहा है तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंटेंस है और बाहर दूर है. हाँ. छोटी है. ठीक है. यहाँ पे मतलब क्लोजर. तो यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी. नो 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 नो, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. मतलब अगर पहले नो 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 हाँ, मतलब सारे इफेक्ट का मतलब कि अगर ऐसा हो रहा था पहले तो अभी वो ऐसा होगा उल्टा. अब इन्होंने ना ऑर्स्टेड ने कभी भी मतलब केवल एक्सपेरिमेंट करे, कोई फॉर्मूला नहीं दिया. तो पहले जो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिस्ट का नाम है, इट्स कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ. सो दिस इज वेयर द फर्स्ट फॉर्मूला कम्स इन द पिक्चर. इट इज कॉल्ड एज बायो-सेवर्ट लॉ. मतलब टी साइलेंट है वो. बायो-सेवर्ट लॉ बोला ना, टी साइलेंट है. ठीक है. सो अगेन कहाँ से, कुछ नहीं, फिर से एक्सपेरिमेंट है कहानी. तो जो ओरिजिनल लॉ था वो बता रहा हूँ. तो पहले ओरिजिनल लॉ जो दिया गया, तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि करंट हमारे पास जिस डायरेक्शन में तुम वायर मोड़ोगे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. नाउ तकलीफ ये है, फिर से सेम प्रॉब्लम. क्या कि यार अगर हम तो जो पहले ओरिजिनल लॉ समझते हैं कि क्या उससे समझ में आएगा. सो सपोज हमारे पास एक वायर है, अभी यहाँ पे करंट इधर है, इधर इधर, अलग अलग डायरेक्शन में. तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लेते हैं हम करंट का और उसकी जो लेंथ है उसको हम ले रहे हैं dl. तो करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है, बट जैसे ही तुम उसको मल्टीप्लाई करते हो इन द डायरेक्शन एक छोटू एलिमेंट से, दिस बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर ना ये जो है I, हम I में वेक्टर नहीं लगाते हैं. तो यहाँ पे बट हमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो उसको डिज़ाइन कैसे करा गया है वो समझ. तो I करंट के डायरेक्शन में एक छोटू एलिमेंट यहाँ अलग अलग हो सकता है, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट. और ये हमारा एक वेक्टर है. तो हमें करना क्या है, समझना ध्यान से. इस छोटू करंट की वजह से, छोटू वायर की करंट की वजह से एक पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर है, जो r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे जो फील्ड का फॉर्मूला दिया गया, समझना ध्यान से. ठीक है. सो ये हमारा r वेक्टर है. इस करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर. और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है क्योंकि हम एक छोटू एलिमेंट की बात कर रहे हैं. तो जो फॉर्मूला दिया गया है वो ये है, म्यू नॉट बाय 4 पाई विच इज द कांस्टेंट
वो सब प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहा हूँ, तो वो प्रोपोर्शनल टू इसके होता है, वो सब एक्सपेरिमेंट करेगा। इवेंचुअली फॉर्मूला है I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। इसको मैं भी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। क्यों हम I dl की बात कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो करंट है, यहाँ हो सकता है अभी आगे वाला वायर इमीडिएटली हो सकता है इधर मुड़ जाए, तो हो सकता है इसकी वजह से अलग कहानी है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास dB इज गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। बट हम इसको यूज ऐसे नहीं करते, दिस इज अ जनरलाइज फॉर्मूला। हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं, तो आप समझना। तो जब हमें मैग्नीट्यूड पढ़ना होगा तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय dB। अच्छा, वाई हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, dB की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक छोटे dl की वजह से पढ़ रहे हैं। तो अगर मुझे पूरा निकालना होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे, वो हम देखते हैं अभी कि कैसे। तो यहाँ पे जो dB का जो मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो एज इट इज लिखेंगे, I को एज इट इज लिखेंगे, dl को एज इट इज लिखेंगे। और जो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलेंगे थीटा। तो हमारा करंट के डायरेक्शन में जो स्मॉल वेक्टर है उसको हमने dl बोला है, और I और dl के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं थीटा। तो हमारे लिए I dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? करंट के डायरेक्शन में एक छोटू वेक्टर, उसके रिस्पेक्ट में जो गिवन पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे आएगा I dl इंटू r इंटू साइन थीटा, और एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर आएगा। सो वी मेजरली यूज दिस फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, एंड फॉर डायरेक्शन इज गिवन बाय dl क्रॉस r। समझना। सो फॉर्मूला है यहाँ पे dl क्रॉस r, सो डायरेक्शन इज गिवन बाय dl क्रॉस r। व्हेन आई एम सेइंग dl क्रॉस r, इट इज नथिंग बट इट इज राइट हैंड थंब रूल। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो बट इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या है वो राइट हैंड थंब रूल? पुराना वाला। मतलब इसके बहुत तरीके होते हैं, बट एक जनरलाइज तरीका क्या है? स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विच इज dl वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स द r वेक्टर, सेकंड वेक्टर विच इज r वेक्टर, हम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द dB वेक्टर। तो जैसे जो हमने अभी डायग्राम बनाया इसके हिसाब से dl वेक्टर ऐसा, r वेक्टर ऐसा, तो अगर मैं dl क्रॉस r करूंगा तो dl ऐसा क्रॉस r, तो थंब हमारा आ रहा है अंदर की तरफ, तो थंब हमारा आ रहा है अंदर की तरफ। तो इस जगह पे जो हमारी dB की डायरेक्शन है वो है क्रॉस। अभी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करें, बस केवल ये बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड विल डील इट सेपरेटली, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेच योर, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द dB वेक्टर। पक्का मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। श्योर? एक बार लिखो सब, इसको भी हम आते हैं, पहले एक बार लिखो सारे। तो दिस इज द जनरलाइज फर्स्ट फॉर्मूला करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का है। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, ये बायो-सावर्ट लॉ क्या बता रहा है? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ वही जैसे वही F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, कहाँ से आया? ऑब्जर्वेशन है। सेम चीज़ है कि करंट के प्रोपोर्शनल आ रहा था, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल आ रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रहा था, एंगल पे डिपेंड कर रहा था। तो फॉर्मूला वैसे ही बनते हैं सारे मेजॉरिटी। करंट एलिमेंट, तो करंट क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी बट मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर थी, तो करंट को वेक्टर बनाने के लिए करंट के डायरेक्शन में एक छोटू एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। एक करंट के डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ को जब हम ट्रीट करते हैं तो I इंटू dl इसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ जी, यस 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 यार, ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा ना। मतलब ये वैसी वाली चीज़ है कि यार हमने पास में जो ही मैं बोलूँ अर्स्टेड की जो एक्सपेरिमेंट थे उससे ही पता चला है ऑब्वियसली, और इसीलिए वो पहले लिखाए गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, समझना ध्यान से। फिर से उस स्टोरी कि एक मैग्नेट डिफाइन मिली कहीं पे, उसने एक टाइप की चीज़ करी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी नहीं थी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड जैसी नहीं थी, एक नई टाइप की फील्ड थी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटेशनल से कंपेयर नहीं किया ना, क्योंकि यार ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या था, हमेशा चीज़ें अट्रैक्ट हो रही थी। इलेक्ट्रिक में क्या हुआ, कभी अट्रैक्शन था कभी रिपल्शन था, इसलिए प्लस माइनस देना पड़ा चार्ज को। चार्ज भी कभी प्लस, मतलब कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्शन होता, तो हम कभी पॉजिटिव चार्ज कभी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव मास नेगेटिव मास बोलते, बट नहीं बोला क्योंकि हमेशा वो हो रहा था। जब ये मैग्नेट वाली कहानी, और उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा था, इलेक्ट्रिक फोर्स वॉज मच स्ट्रॉन्गर देन, तो हमने उसको कभी कंपेयर नहीं किया।
जब ये मैग्नेट वाली कहानी आई तो ये इलेक्ट्रिक से कंपेयर नहीं हो रहा था, ग्रेविटेशनल से कंपेयर नहीं हो रहा था, ये समहाउ मैच कर गया जैसे बार मैग्नेट वाला था। तो इसीलिए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर को हमने बोला ही नहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वायर जब करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एक नई टाइप की फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसको हम नया नाम दे सकते थे कि हम बोलते हैं कि ये करंट फील्ड है, बट क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड से मैच करने लगा जो डिफाइन करी जा चुकी थी, जो कि बार मैग्नेट वाली थी, इसलिए हमने इसको नया नाम नहीं दिया, नहीं तो इसको भी नया नाम दे दिया जाता। इसलिए वो मैच कर रही है, वो ऑब्जर्वेशन से ही आया है। हाँ हाँ, पूछो मतलब ये अभी कहानी है वैसे तो, बट लेकिन इवेंचुअली ना यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों नाम नहीं दिया गया या क्या है लॉजिक। श्योर? पक्का? अबे चुप, इतना ये तो खत्म कर लेने दो। नहीं एक मिनट, ये बस हाँ मैं नहीं बता रहा। हाँ एक मिनट बस ये तो अभी ये DL क्रॉस आर समझ में आता है कि क्या है? स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, वो वाली सारी कहानी समझ में आ रही है? राइट हैंड थंब रूल, A क्रॉस B वाला, क्रॉस प्रोडक्ट अरे क्रॉस प्रोडक्ट एक बार अच्छा सुन लोगे एक मिनट। अच्छा एक मिनट, यहाँ से यूनिट एक बार समझ लो, जो वहाँ पे म्यू नॉट की यूनिट मिस करी थी, अब समझ लो यहाँ पे म्यू नॉट की यूनिट क्या है। सो म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई हमने याद किया है 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। यूनिट देखो, ये टेस्ला, यहाँ से देखो, अच्छा ये टेस्ला, ये एम्पियर, ये DL है तो मीटर टाइप का होगा, बट यहाँ नीचे मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर एक टेस्ला आ रहा है, इसका 1 मीटर कैंसिल हुआ, ये मीटर मल्टीप्लाई होगा तो इनटू मीटर आएगा और ये अपॉन का करंट आएगा। तो दिस इज द यूनिट। सो म्यू नॉट की यूनिट यहाँ से आती है, ऐसा यूनिट इज टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इज द यूनिट। यहाँ पे सही? पक्का? श्योर? राइट हैंड थंब रूल एक बार बस जल्दी समझ लो, उसका नहीं करा। राइट हैंड थंब रूल सेज इज कि अब फील समझना एक बार क्या है। सपोज मेरे पास एक ये वायर है ना, यहाँ पे एक पाम रूल भी पढ़ाया जाता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बट राइट हैंड थंब रूल पता है? हाँ ओके, आंसू निकाल दिया करो ना, कोई एक आध बेहोश हो जाए करो कि यार हाँ मोदी बेहोश हो जाए। तेरे को तो मजा आ रहा है, तेरा सही चल रहा है ना, इन लोगों को दिक्कत है। ओके, पाम रूल क्या था? नहीं अच्छा पहले दोनों समझ लो। तो राइट ये अच्छा सही बताऊं तो यार ये हमेशा काम करता है। पाम रूल के साथ क्या है कि कुछ अलग अलग सेटअप में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट तो राइट हैंड थंब रूल इज बेसिकली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। कौन से 2 वेक्टर हैं वो? एक वेक्टर है करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगलियां स्ट्रेच करो, दैट इज माय फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में जहां पर फील्ड निकालनी है, जहां पर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेट वायर है, मुझे फील्ड निकालनी है यहाँ, मतलब ये गिवन पॉइंट है मेरा, तो अभी फील्ड क्या है मेरी? 2 तरीके। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, पहला वेक्टर ऐसा है करंट के डायरेक्शन में, और क्रॉस करो इधर, बट इधर देखो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इधर पे अगर कोई पॉइंट होता, अगर इस जगह पे सपोज कोई पॉइंट है, यहाँ पर मुझे फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ, स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल इट टुवर्ड्स जहां पर फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए ये आर वेक्टर कुछ ऐसा है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर, कहने से थंब बाहर आ रहा है, तो एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड पे फील्ड आएगी कुछ ऐसी। अगर यही काम मैं राइट में करता तो डीएल वेक्टर ऐसा, क्रॉस ऐसा, तो राइट साइड में फील्ड आती क्रॉस। यहाँ तक सही? पाम रूल समझ लो एक बार क्या है। वो नॉर्मली ना स्ट्रेट वायर के लिए इजी काम करता है, बट अभी सर्कुलर आएंगे तो फिर दिक्कत होती है। पाम वाला क्या है कहानी? स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में हमने थंब स्ट्रेच किया, कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच योर फिंगर जहां पर तुम्हें फील्ड निकालनी है, ठीक है। जैसे अगर पॉइंट है मेरा ये, इस डायरेक्शन में मैंने करंट थंब स्ट्रेच किया, उंगलियां उस जगह पे स्ट्रेच करो जो पी पॉइंट को पॉइंट करें, है ना। तो जो पाम की जो डायरेक्शन है, व्हेन वी आर सेइंग पाम की डायरेक्शन को हम ये बोलते हैं कि अगर ये पाम ऐसा है तो डायरेक्शन ऑफ पाम ये है, अगर पाम ऐसा है तो डायरेक्शन ऑफ पाम ये है, परपेंडिकुलर टू द पाम। इसका मतलब तो देखो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा, स्ट्रेच द फिंगर इन द डायरेक्शन जहां पर पी है, पाम की डायरेक्शन देखो कहां आ रही है। भाई साहब यार तू क्यों नहीं हो पा रहा है कंट्रोल तेरे से? हाँ पिछली क्लास में भी तेरे साथ हुआ था, है ना।
मत करना है काम, बार बार नोटिस मत आ, तो भगा दूंगा एक बार तो फिर सही हो जाएगी कहानी। तो कई बार सीरियस होना चाहता है बट लेकिन फिर बीच में ये सब भी होता है ना, तो ये नहीं, तो या तो सीरियस मत हो बिल्कुल ही, है ना। तो अभी ये दिखाना चाहता है कि मैं सीरियस भी हूँ बट करना हरकतें हैं। दो चीज़ें मत करना कि मैं पढ़ना भी चाहता हूँ नहीं भी पढ़ना चाहता हूँ, ये दो काम नहीं हो सकते। ओके क्विकली, अगर मेरा लेफ्ट वाला पॉइंट है तो फिर से मेजरली स्ट्रेट वायर के लिए काम करेगा। तो अगर यहाँ पे पॉइंट है कहीं पर भी कोई भी जगह, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, अगर मैंने गलत रखा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ऐसे रखा है तो अपनी पूरा हाथ तो नहीं घुमाओगे ना, नेचुरल मूवमेंट की बात हो रही है, मतलब लोग, ठीक है। ये है स्ट्रेच, अगर यहाँ पर है तो मैं अगर ऐसे रख भी दूंगा तो वो घूमेगा ही नहीं। तो ये देखो ये आया, तो इधर पे कोई भी पॉइंट होगा पाम की डायरेक्शन। तो अगेन आई एम रिपीटिंग ये यार, लेकिन बहुत मेजरली स्ट्रेट वायर के लिए काम करता है। बट अगर जैसे सर्कुलर वायर होते हैं ना, है राइट हैंड ही हमेशा, एक्चुअली लेफ्ट से भी कुछ चीज़ समझाई जाती है, उस पर नहीं आ रहे, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होता है। अच्छा एक मिनट, अच्छा पता है कि यार एक चीज़ वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है विच इज़ फाइन, या तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो, यू कैन यूज दैट। अगर नहीं है तो दिस इज अ बिल्कुल जनरलाइज, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें नहीं बताई गई। तो दिस इज ऑलवेज अ जनरलाइज फॉर्मूला विच इज DL क्रॉस R। DL इज stretch your finger in the direction of first vector, curl it towards the second vector, हम will give you the direction of A cross B। तो ये याद रखना है, सिंपल कहानी अगर तुम ध्यान दो, A cross B is always perpendicular to A and B both। तो अगर मेरे कॉपी में दोनों वेक्टर दिख रहे हैं, मतलब DL वेक्टर भी कॉपी में बना हुआ है और R वेक्टर भी कॉपी में है, तो जो हमेशा DL क्रॉस आएगा वो या तो प्लस Z आएगा या माइनस Z आएगा, तीसरा कुछ आएगा ही नहीं। ये समझ में आ रहा है पक्का? श्योर? बिल्कुल ही अच्छे से जैसे। तो अभी हम इसको, इसके अब हमें डेरिवेशन करने हैं, स्ट्रेट वायर, रिंग और ये सब हम डेरिवेशन ऐसे करें। ओके क्विकली काम वो अच्छा नहीं, काम तो क्या है वो तो पूरा खत्म करना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी बाकी, एक बार मुझे फिर भी दिखा दो, बट मुझे लग रहा है कि अब उसमें कुछ बाकी है नहीं, है ना। नहीं मार्क नहीं करना है, अब तो खत्म ही करना है, अब तो क्या ही है। वैसे यार क्या बाकी, मतलब एक तो वो बाकी होगा अपने इंस्ट्रूमेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? हाँ ओके ओए यार DPP 3 तक आई थिंक हो चुका होगा पूरा, राइट? अच्छा ये सब नहीं हुआ होगा, एक मिनट यार, मुझे लग रहा है यार अब इसमें मार्क कराने का कुछ है नहीं, ये सब सिलेबस से हटा दिया गया, ये कलर कोड वाली कहानी वो सब हटा देना। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि यार एक मिनट, आई थिंक मेजरली जो काम है पुराने वाले एक बार देख लेना तुम कि अगर कुछ छूटा हुआ है, मुझे लगता है वो पावर वाले और सर्किट सॉरी इंस्ट्रूमेंट विच इज DPP 4 एंड बीच के कुछ प्रॉब्लम वो बल्ब वाले और वो सब दिख रहे हैं, विच वो हो गए हैं। अच्छा पहले ही हो गए, ओके। वो रेजिस्टेंस वाले अगर किसी ने नहीं करे हो, क्योंकि हमने आज बात करी है, सो प्रैक्टिकली DPP 4 कंप्लीट करना है। मतलब कंप्लीट तुम यार मेरे हिसाब से ऑर्डर में ही करो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पर ये सब वही वाले प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एनर्जी वाले। अच्छा बहुत प्रॉब्लम है यार, 89 ओके। यार अब तुम देखो यार, नहीं अच्छा तो अब तुम देखो। सो आइडियली एक्सरसाइज DPP एक्सरसाइज के बाद मेंस वाले पे आना पहले, इफ यू कैन डू इट नथिंग लाइक इट, क्योंकि वो कुछ 100-150 प्रॉब्लम वही दिए हैं यार। 136 बहुत है यार ये तो यार देखो आइडियली करने ही पड़ेंगे तुम्हें वो 200 बाबर। लेवल 1 के बाद अच्छा वो 260 प्रॉब्लम है। नहीं तो डिस्कशन कितना है, वही पॉइंट है ना कि कितना करके आ सकते हो ये बताओ। नहीं तो DPP तो पूरी और एक्सरसाइज पूरी तो करनी है। कैन एवरीवन कम टू द मतलब मेंस? हाँ यार तुम्हारा फिर से वही बात है कि तुम जितना पुश करोगे वही है कि हाउ मच यू वांट टू। कैन एक्सरसाइज SCV भी कर सकते हैं, मतलब व्हाटएवर SCV
ओके सो एससीबी कंप्लीट कर लो फिर, क्योंकि आधी हो चुकी होगी। सो एक मिनट, डीपीपी, एक्सरसाइज एंड एससीबी, ठीक है। उसके बाद देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट फॉर योर पीवाईक्यूज या प्रैक्टिस जो भी है, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें सोल्यूशन मिल ही जाता है आई गेस एनी विच वेज, ठीक है। तो अब तुम्हें भी पूरा ही कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट तो अब खत्म हो चुका है, तो अब तो पूरा ही कंप्लीट करना है, नथिंग है ना। चलो